गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में हमारे जो भी वीडियो आएंगे उनमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम अपना लेसन पढ़ते हैं 15 लेसन। और ये लेसन के दो भाग में विभाजित है। लेसन ये आलेख है और इसके जो लेखक हैं वो हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो इसका पहला जो पार्ट है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो इसका हम व्याख्याएं आपको करवा देते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। नंबर 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नंबर 1, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। संदर्भ देख लेते हैं हम इसके। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के आलेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रसंग भी देखते हैं इसका। प्रस्तुत गद्यांश में बाबा साहब ने कहा है कि जाति प्रथा व्यक्ति को कुशल व सक्षम बनाने में बाधा बन जाती है, क्योंकि जन्म से ही व्यक्ति का पेशा निर्धारित हो जाता है। जिस जाति में वह जन्म लेता है उसको वैसा ही पेशा उस जाति में अपनाना पड़ता है। व्याख्या। लेखक ने कहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। इस आधार पर जाति प्रथा और श्रम विभाजन को एक मान लिया जाए तो वह श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। कारण, जाति प्रथा में व्यक्ति जिस वर्ग या जाति में जन्म लेता है उसे अपनाना पड़ता है, या कहें जन्म से ही उसकी जाति व धंधा निश्चित हो जाता है। व्यक्ति की रुचि व योग्यता का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन सच तो यह है कि एक कुशल और योग्य श्रमिक या वर्ग बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इतना योग्य बनाया जाए कि वह अपना रोजगार स्वयं चुने तथा एक सक्षम समाज का निर्माण करे। जाति प्रथा का बहुत बड़ा दोष यह है कि यह व्यक्ति के प्रशिक्षण और इसमें विद्यमान क्षमता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। उसके स्थान पर जन्म को ही महत्व देती है। उसे अपने माता पिता का ही पेशा आंख बंद करके अपनाना पड़ता है, जिस कारण वह एक कुशल व्यक्ति नहीं बन पाता। जाति प्रथा में व्यक्ति की क्षमता का कोई महत्व नहीं होता, जबकि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। जाति प्रथा में व्यक्ति को अपना जन्मजात पेशा अपनाना अनिवार्य होता है और उसका सामाजिक स्तर भी माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वह स्तर का हो या ना हो। जाति प्रथा का यह सबसे बड़ा दोष है। इसके विशेष पढ़ते हैं। नंबर 1, जाति प्रथा व श्रम विभाजन को एक मानकर उसका मूल दोष स्पष्ट किया गया है। दूसरा, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, भावों की सरलता है। भारतीय जाति प्रथा का दोष स्पष्ट किया गया है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग है। सेकंड नंबर का भी हम देख लेते हैं। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार
करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो और ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। इसमें जो संदर्भ है वो पहले की तरह रहेगा। प्रसंग हम देख लेते हैं इसका। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि श्रम विभाजन शक्ति की इच्छा अनुसार न होकर पूर्व लेख अर्थात जन्म के आधार पर होता है, जो गरीबी व अरुचि को जन्म देता है। इसकी व्याख्या। बाबा साहेब के अनुसार जाति प्रथा में अनेक दोष हैं, जिसमें श्रम विभाजन गंभीर दोषों में से युक्त है। श्रम विभाजन का अर्थ होता है प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए कार्य को बांटना, परंतु ये बंटवारा मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। वह अपनी इच्छा से धंधा नहीं चुन सकता। यह भी जाति प्रथा का दोष है। व्यक्ति अपनी रुचियों एवं भावनाओं को श्रम विभाजन में कोई स्थान नहीं देता। काम धंधों का वर्गीकरण जन्मजात ही होता है, अर्थात उसे अपने माता पिता का ही धंधा अपनाना पड़ता है। लेखक उद्योगों में पाई जाने वाली गरीबी और शोषण को भयंकर समस्या नहीं मानते, उस स्थान पर जन्म से निर्धारित कार्य को मानता है, जिसे व्यक्ति मन लगाकर ना करके मजबूरी में करता है। व्यक्ति बोझ के तले दबता है और उसकी कार्य कुशलता धीमी पड़ जाती है। वह कार्य को टालता है या ऊपरी मन से उसे पूरा करता है, जिससे उत्पादन एवं कुशलता दोनों में कमी आती है और श्रमिक को आर्थिक हानि भी होती है। अतः श्रमिकों को उनकी रुचि के अनुसार काम मिलना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। जाति प्रथा में व्यक्ति के धंधे को उसकी इच्छा पर ना छोड़कर जन्म के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है, तो व्यक्ति के मन में समाज व धंधे के प्रति दुर्भावना व अनिच्छा पैदा हो जाती है। जब किसी काम को करने में व्यक्ति का मन नहीं लगता तो उसमें कार्यकुशलता नहीं आ सकती। मनुष्य की इच्छा के अनुसार जब कार्य मिलता है तो वह दिल दिमाग से खुश होकर कार्य करता है और आर्थिक हानि नहीं होती। जब व्यक्ति अपनी रुचि व आत्मशक्ति के विरुद्ध कार्य करता है तो उसमें निष्क्रियता आ जाती है। वह अपने काम को व्यर्थ का काम समझता है। इन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति कैसे कुशलतापूर्वक काम कर सकता है? यह मानवीय शक्ति का हनन है। विशेष लेखक ने श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा को दोषपूर्ण बताया है। भाषा परिष्कृत व परिमार्जित खड़ी बोली है। शैली विवेचनात्मक है। उत्पीड़न, स्वेच्छा जैसे शब्द भावों की अभिव्यक्ति को सरल बनाते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी शुरू कर दे। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। सबसे पहला इसका देखते हैं व्याख्या। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। किसी को नहीं है तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों की दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति
कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणतः जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के आलेख मेरी कल्पना का आदर्श समाज शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचनाकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रश्न: प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि जाति प्रथा के पक्ष में सब प्रकार की स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं, परंतु व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता का विरोध करते हैं। यही समाज में दासता का रूप प्रस्तुत करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेखक ने स्वयं आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता को मुख्य माना है। वे कहते हैं कि जाति प्रथा के समर्थक जीवित रहने और शारीरिक सुरक्षा के अधिकार की स्वतंत्रता मानने के लिए कोई विरोध नहीं करते, अर्थात वह अधिकार देने को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार को भी स्वीकार कर लेते हैं, यानी प्रदान करने के पक्ष में हैं। दूसरी ओर मनुष्य के समक्ष एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता तथा इच्छानुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं देते। व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने, अपना धंधा चुनने के लिए जो आवश्यक औजार हैं तथा सामग्री रखने की स्वतंत्रता तो देते हैं। जो उनका जो धंधा है, जो उनका जीविकोपार्जन है, उनमें जो आवश्यक औजार लगते हैं, जो सामग्री लगती है, वो तो रखने की स्वतंत्रता देते हैं, परंतु अपने मनपसंद धंधा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देते। वे चाहते हैं कि माता पिता के धंधे को ही अपनाएं, जिसका अर्थ है कि व्यवसाय चुनने का अधिकार स्वीकार नहीं करते। व्यवसाय चुनने का अधिकार न देना भी दूसरों पर दास्ता थोपना है। दूसरे शब्दों में जाति प्रथा के आधार पर निर्धारित कर्म को करने के लिए मजबूर होना दास्ता है। केवल दास्ता कानूनी ही नहीं होती, समाज में रहकर भी व्यक्ति दास्ता भुगतता है, जिसका अर्थ है कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा बनाए गए व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। जिन लोगों को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है, उन्हें दास्ता की सीमा में माना गया है। यह दास्ता कानूनी ना होकर जाति प्रथा के द्वारा थोपी गई दास्ता है। इसके विशेष हम देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का दृष्टिकोण मानवतावादी है। इस कारण वह जाति प्रथा को दास्ता की पीढ़ी मानता है तथा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता को आदर्श समाज के लिए अनिवार्य मानता है। सेकंड, भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण, खड़ी बोली है। तीसरा, संस्कृत शब्दों के प्रयोग के साथ भावों में बोधगम्यता यानी समझने योग्य है। सेकंड नंबर का देख लेते हैं। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे, जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संविदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को भी उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहाँ प्रथम दो आधारों पर उसके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है।
जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध करा जाए। संदर्भ आपकी पहले की तरह रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया कि जो क्षमता व्यक्ति के बस में ना होकर ईश्वर के बस में है, उसको ध्यान में रखते हुए समाज में उन सब व्यक्तियों के साथ समता का व्यवहार करें। सच्चा न्याय यही है। व्याख्या। लेखक ने बताया है कि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न। लेखक ने यहाँ कहा कि अपने प्रयत्न प्रयास जो उसके बस में होते हैं, उन प्रयत्नों में असमानता होने पर हम उनके साथ असमान व्यवहार करते हैं तथा असमान व्यवहार को उचित मानते हैं। उसकी तुलना में प्रथम दो आधार, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, जो आदमी के अपने बस में नहीं होते, उन व्यक्तियों के साथ किए गए असमान व्यवहार को बिल्कुल अनुचित मानते हैं। तो न्याय की मांग यह है कि जिन व्यक्तियों के बस में वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकार नहीं है, उनके साथ जहाँ तक हो सके समाज को समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह समान व्यवहार का हकदार स्वाभाविक रूप से बन जाते हैं। दूसरी बात यह है कि समाज व्यक्तियों से बनता है और समाज का कर्तव्य होता है कि व्यक्ति के साथ यथासंभव उचित व्यवहार करके उसकी क्षमताओं का विकास करे तथा समाज स्वयं भी अपने सदस्यों से लाभ प्राप्त करे। इसका तात्पर्य यह है कि समाज शुरू से ही अपने सदस्यों को सदैव समान व्यवहार का अवसर दे तथा स्वयं समाज भी उनके साथ समता का व्यवहार करे। इसी पर समाज व व्यक्ति की उन्नति निर्भर है। जैसे एक दलित को दलित वंश में जन्म लेना या ना लेना बस की बात नहीं, अतः समाज को उसके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। इसका विशेष हम देख लेते हैं। समाज में हर वर्ग के व्यक्ति के साथ समता का व्यवहार करना उचित है। भाषा सरल व प्रभावी होने पर भी भावों की गहनता से जुड़ी है। विचारात्मक शैली को अपनाया गया है। वाक्य के लंबे व तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिससे भाषा में क्लिष्टता आ जाती है। अब हम 3rd नंबर का भी कर लेते हैं। ये लास्ट है हमारा। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी संख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना समय होता है, ना प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है, जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवता की दृष्टिकोण से समाज 2 वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। अब हमारा संदर्भ है वो पहले की तरह रहेगा, जैसे पहले हमने वो आपको बताया था। प्रसंग हम देख लेते हैं। इस गद्यांश में लेखक ने कहा है कि राजनीतिक पुरुषों को जनता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात उन्हें व्यवहार्य सिद्धांत को अपनाते हुए सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना होगा। यही समता का औचित्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लेखक ने बताया है कि एक राजनीतिक पुरुष को अपनी गरिमा का पालन करते हुए जनता के साथ एक निर्धारित व्यवहार करना पड़ता है। राजनीतिक पुरुष का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसे बहुत बड़ी संख्या के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना होता है। उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वह हर व्यक्ति या वर्ग की बात व्यक्तिगत रूप से सुने, साथ ही हर विषय की उसे पूर्ण जानकारी भी नहीं होती है। उसे सबकी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के विषय में भी पता नहीं होता है, जिसके कारण वह सबके साथ अलग अलग
व्यवहार करने में पूर्ण असमर्थ होता है, जबकि एक राजनीतिक व्यक्ति को अपनी जनता की आवश्यकताओं व क्षमताओं के आधार पर भिन्न भिन्न व्यवहार करना जरूरी होता है तथा हर व्यक्ति चाहता है कि वह नेता उसकी बात को सुने और व्यवहार करे। एक राजनेता के लिए सबके साथ उनकी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार अलग अलग व्यवहार करना जरूरी तथा उचित हो सकता है, परंतु मानवता की भावना से देखें तो समाज का उचित वर्गीकरण या श्रेणीकरण करना असंभव होता है। इसलिए मानव मात्र को एक समान माना जाए। राजनेता अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत को अपनाए, जिसका अर्थ होता है सबके साथ समता का व्यवहार किया जाए। अतः राजनेता ऐसा करता भी है। सामान्य रूप से समता एक काल्पनिक व्यवहार है। भगवान ने सबको ना तो एक समान बनाया है और ना ही व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर समान बन सकते हैं। इस काल्पनिक समता का व्यवहारिक रूप सबके साथ समता का व्यवहार करना ही होता है, जैसा कि राजनेता करता है। विशेष पढ़ लेते हैं इसका। लेखक ने राजनेता के लिए समता का व्यवहार करना ही उचित व श्रेष्ठ बताया है। भाषा सहज, सरल व भावपूर्ण खड़ी बोली है। तत्सम शब्दों को अपनाने के साथ बोधगम्यता तथा विवरणात्मक शैली को अपनाया है। तो बच्चों, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इसकी हमने आपको वाक्य जो व्याख्या है वो पढ़ा दी है। अब जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको इसके प्रश्नोत्तर भी पढ़ा देंगे। तो ये हमारा जो गद्यांश हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अपना नेक्स्ट आगे वीडियो और बनाएंगे, अपनी जो भी ग्रामर या जो भी हमारे रह गए हैं टॉपिक उनको कंप्लीट करेंगे। तो मुझे यकीन है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। बाय बाय, थैंक यू।